बर्फ से ढकी वादियाँ, शांत झीलों में तैरते शिकारे, बहती नदियों की मधुर ध्वनि और वादियों में गूंजती सदियों पुरानी कहानियाँ, ये है कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कश्मीर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कश्मीर घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको कश्मीर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल कश्मीर घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कश्मीर। हमारे इस ट्रिप के दौरान हम एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के बेहतरीन स्थानों को। हमारे कश्मीर टूर की शुरुआत होती है श्रीनगर एयरपोर्ट से, क्योंकि श्रीनगर हम पहुंचे हैं बाय एयर। श्रीनगर पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ आप बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन या बाय रोड बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप हमारी तरह श्रीनगर बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो ये है श्रीनगर एयरपोर्ट, जहां पर कई बड़े शहरों से रेगुलर फ्लाइट्स आती हैं। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर की डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं तो श्रीनगर पहुंचने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। और इस फ्लाइट के दौरान आप देख सकते हैं धरती के स्वर्ग को आसमान से, जिसमें कि आपको नज़र आएंगे बर्फ़ से ढके पहाड़, बादल और कश्मीर की वादियाँ। लेकिन अगर आप श्रीनगर बाय फ्लाइट नहीं आना चाहते हैं तो श्रीनगर आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। श्रीनगर में रेलवे स्टेशन है जहां तक बाय ट्रेन बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन श्रीनगर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है जम्मू में। जम्मू में रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। आप कहीं पर भी रहते हो, सबसे पहले आपको जम्मू में पहुंचना है। फिर जम्मू से आपको श्रीनगर के लिए ट्रेन चेंज करनी होती है। यहाँ पर कुछ लिमिटेड ट्रेन्स ही चलती हैं, जैसे कि वंदे भारत, जिसकी सहायता से आप श्रीनगर बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर आप श्रीनगर बाय रोड आना चाहते हैं तो बस या कैब की सहायता से पहुंच सकते हैं। हाईवे रूट काफ़ी अच्छा है जो कि स्मूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। लेकिन श्रीनगर हम पहुंचे हैं बाय फ्लाइट और जैसे हम एयरपोर्ट से बाहर आए, हमें लेने आ चुकी है गाड़ी जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब इसी गाड़ी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। एक बात ध्यान में रखने की है कि जम्मू कश्मीर में अदर स्टेट्स की नॉर्मल प्रीपेड सिम काम नहीं करती है। अगर आप कश्मीर घूमने के लिए आते हैं तो आपको यहाँ की लोकल सिम लेनी होती है, या फिर अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो वो यहाँ पर वर्क करती है। अब बात करें स्टे ऑप्शंस के बारे में तो श्रीनगर में जगह जगह पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं जहां पर रुका जा सकता है। लेकिन 2 मेन लोकेशंस हैं जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। पहली लोकेशन है ये वाली जहां पर अभी हम खड़े हैं। इस लोकेशन का नाम है बुलवाड़ रोड, जहां पर आप देखेंगे तो कई सारे होटल्स लाइन से बने हुए हैं। यहाँ पर लो बजट, हाई बजट, हर तरह के होटल्स ईजिली अवेलेबल होते हैं। और दूसरी लोकेशन है लाल चौक, वहाँ पर भी कई सारे होटल्स बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी रुक सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, अगर आप होटल की जगह हाउस बोट में रुकना चाहते हैं तो यहाँ हाउस बोट्स भी कई सारी हैं। 700 प्लस हाउस बोट्स हैं जिनके अंदर भी रुका जा सकता है। हाउस बोट्स होती हैं डल झील में और नगीन लेक में, जहाँ पर रुक सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर रुकना है। श्रीनगर में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं इसका नाम है होटल एरिसन, जो कि एक काफ़ी लग्जरियस होटल है। इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये एक प्रीमियम लग्जरी रूम है जिसमें वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं।
ये रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन एक जनरल रेट की जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ अगर आप रुकते हैं तो 6000 रुपीज़ एक दिन का चार्ज लगता है, जिसमें कि 2 लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। अब श्रीनगर की सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत झील को एक्सप्लोर करने हम आ चुके हैं, जिसका नाम है डल लेक। डल लेक की खूबसूरती बहुत ही खास है, क्योंकि डल लेक घिरी हुई है पहाड़ों से, और वो भी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जिससे कि इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग डल लेक में हुई है। डल लेक में कई सारे घाट बने हुए हैं जहां से आप शिकारा राइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं तो आप 6 या 7 नंबर के घाट के आसपास आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक लंबी शिकारा राइड करके आप यहाँ के फ्लोटिंग फार्म्स देख सकते हैं, फ्लोटिंग मार्केट्स देख सकते हैं, अंदर के विलेजेस देख सकते हैं, और साथ ही नेहरू पार्क वाला एरिया देख सकते हैं, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आगे आप जाते हैं तो आपको ओपन डल लेक वाला एरिया नज़र आता है, जहां पर डल लेक काफ़ी चौड़ी नज़र आती है और कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है, जिसे आप अपने फ़ोटोज़ में, अपने वीडियोज़ में कैप्चर कर सकते हैं। शिकारा बोट में लगभग 4 से 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं और नॉर्मली डल लेक में 1 घंटे की शिकारा राइड कराई जाती है, जिसका मूल्य लगता है लगभग 900 से 1000 रुपये का। लेकिन ये चार्ज हमें पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये शिकारा राइड हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। अब बात करें श्रीनगर के खान पान की, तो यहाँ पर नॉनवेज फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर आप हमारी तरह प्योर वेजिटेरियन हैं तो कुछ ऑप्शंस की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर कई सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी हैं। जैसे कि ये वाला एक रेस्टोरेंट है जो कि 100% प्योर वेजिटेरियन है, यहाँ पर आप भोजन ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि डल लेक के किनारे पर बने हुए हैं, और सिटी में भी कई सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप फूड ट्राई कर सकते हैं। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, और अब डिनर के साथ ही हमारे कश्मीर ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज हमारे कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। श्रीनगर में मुगल गार्डन्स और शंकराचार्य मंदिर जैसे कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं, जिन्हें हम अपने कश्मीर ट्रिप के आखिरी दिनों में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आज हम चल रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग घूमने के लिए हम तो चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन अगर आप गुलमर्ग प्राइवेट कैब से नहीं घूमना चाहते हैं तो इस रूट पर सूमो और टवेरा जैसी गाड़ियां चलती हैं, जो कि शेयरिंग बेसिस पर इजीली अवेलेबल होती हैं। उनकी भी सहायता आप ले सकते हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर्स का। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग में, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8700 फीट्स की है। यहां तक पहुंचने में हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगा है, लेकिन अगर ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो आपको ज़्यादा समय भी लग सकता है। अब बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में कि गुलमर्ग में आप कहां पर स्टे कर सकते हैं, तो यहां पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे देखेंगे तो जितने भी घर नुमा आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये सभी होटल्स हैं जहां पर स्टे किया जा सकता है। लेकिन गुलमर्ग के जो होटल्स हैं वो काफ़ी लग्जरी हैं और एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पर महंगे होटल्स आपको मिलेंगे, लेकिन सुख सुविधाएं सारी उनमें होंगी।
लेकिन एक और ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा जहाँ पर आप रुक सकते हैं, वो है टंगमर्ग, जो कि गुलमर्ग से लगभग 14 किलोमीटर पहले ही आता है। वहाँ पर गेस्ट हाउसेज हैं, वहाँ पर होम स्टेज हैं, वहाँ पर लो बजट होटल्स और हाई बजट होटल्स दोनों हैं। अगर आप बजट कैटेगरी के होटल्स में रुकना चाहते हैं कम खर्च के साथ, तो आप टंगमर्ग में रुक सकते हैं। अदरवाइज़ गुलमर्ग में तो कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप हमारी तरह गुलमर्ग में भी रुक सकते हैं। गुलमर्ग में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इसका नाम है होटल पाइन स्प्रिंग, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं, उसका टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी लग्जीरियस है, प्रीमियम कैटेगरी का रूम है। इसमें वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। हमारे इस होटल रूम की सबसे बड़ी खास बात है सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम, जिससे कि हमारे रूम का टेम्परेचर हमेशा गर्म बना रहता है। और ये सिस्टम सिर्फ रूम में ही नहीं, हमारे टॉयलेट एरिया में भी लगा हुआ है। ये हमारा वॉशरूम एरिया है इस होटल का, यहाँ पर भी एक सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम है। ये रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन जनरली अगर आप यहाँ रुकते हैं तो 11,000 रुपीज़ एक दिन का चार्ज लगता है, जिसमें कि 2 लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। गुलमर्ग में अब सबसे पहले हम चल रहे हैं गुलमर्ग के सबसे प्रसिद्ध स्थानों को देखने के लिए, जो कि है गुलमर्ग फेज़ 1 और गुलमर्ग फेज़ 2। ये पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां तक जाने के लिए हमें गोंडोला राइड की सहायता लेनी होती है। गोंडोला राइड यानी कि केबल कार की सहायता से हम फेज़ 1 और फेज़ 2 तक जा सकते हैं। गोंडोला राइड करने के लिए हमें ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है JammuKashmirCableCar.com। गुलमर्ग फेज़ 1 पर अगर आप जाना चाहते हैं गोंडोला राइड की सहायता से, तो इसका टिकट चार्ज लगता है 810 रुपीज़ पर पर्सन का। ये जो गोंडोला राइड होती है, ये लगभग 9 मिनट की राइड होती है और इसमें 2.5 किलोमीटर का फासला कवर किया जाता है। अब गोंडोला राइड को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग फेज़ 1 पर, जिसे कांगडोरी फेज़ 1 के नाम से भी जाना जाता है। इसके एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फेज़ 1 एक बहुत सुंदर स्थान है, एक बहुत ही अच्छी फोटोजेनिक लोकेशन है। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो आपको बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ नज़र आएंगे, कई सारी एक्टिविटीज़ करते हुए लोग नज़र आएंगे। अगर आप चाहें तो कई सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ होती हैं, उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ ट्राई कर सकते हैं और 1 से 2 घंटे का समय फेज़ 1 पर व्यतीत कर सकते हैं। अब फेज़ 1 को एंजॉय करने के बाद हम चल रहे हैं गुलमर्ग फेज़ 2 के लिए, जिसके लिए हमें केबल कार चेंज करनी होती है फेज़ 1 से। अब हमारे फेज़ 2 की गंडोला राइड की शुरुआत हो चुकी है। ये लगभग 14 मिनट की राइड होती है, जिसमें 2.5 किलोमीटर ऊपर हमें लेकर जाया जाता है। फेज़ 2 का टिकट लगता है 1010 रुपये पर पर्सन का। अब हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग फेज़ 2 पर, जिसे अफरवत फेज़ 2 के नाम से जाना जाता है। इसके एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो ये लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और अभी फ़िलहाल जिस टाइम पर हम फेज़ 2 पर पहुंचे हैं, यहाँ पर हो रही है स्नोफॉल, जिसका अलग ही आनंद है, जिसको हम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। गुलमर्ग फेज़ 2 पर हम जिस महीने में आए हैं, ये महीना है जनवरी का। वैसे एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि गुलमर्ग फेज़ 2 पर आप साल भर में कभी भी आएंगे तो आपको यहाँ बर्फ़ ज़रूर मिलेगी। जैसा कि कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, एक्चुअल में इस स्थान पर आकर आपको ऐसा फील होगा कि आप स्वर्ग में आए हैं, क्योंकि दूर दूर तक आपको सफ़ेदी नज़र आएगी। ऐसा लगेगा आप किसी वाइट प्लैनेट पर आए हैं और इसका नज़ारा बहुत ही ब्रेड टेकिंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। गुलमर्ग में अब रात्रि हो चुकी है
और हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है जिसमें कई सारी वैरायटी के व्यंजन परोसे गए हैं और अब डिनर के साथ ही हमारे कश्मीर ट्रिप के दूसरे दिन का समापन होता है। आज हमारे इस ट्रिप का तीसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स परोसे गए हैं और ब्रेकफास्ट के बाद अब हम चल रहे हैं ड्रंग वाटरफॉल को देखने, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रोज़न वाटरफॉल है। ड्रंग वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें ATV बाइक की सहायता लेनी होती है। अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो गुलमर्ग से ड्रंग वाटरफॉल का डिस्टेंस है लगभग 16 किलोमीटर्स का, और जो ड्रंग वाटरफॉल जाने वाला पॉइंट है ये टंगमर्ग से होते हुए जाता है, और इस पॉइंट से ड्रंग वाटरफॉल का डिस्टेंस है लगभग 3 किलोमीटर्स का। और वहाँ तक जाने के लिए इस तरह की जो ATV बाइक हम यूज़ करते हैं उसका चार्ज लगता है 2500 रुपये पर पर्सन का, जिसमें कि ये एडवेंचर राइड करते हुए हम जाते हैं ड्रंग वाटरफॉल के लिए। अब ATV राइड को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं ड्रंग वाटरफॉल के बिल्कुल पास में। ये एक फ्रोज़न वाटरफॉल है जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोटो पॉइंट है। यहाँ आकर आप बहुत बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ड्रंग वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं सोनमर्ग के लिए। गुलमर्ग से सोनमर्ग का डिस्टेंस है लगभग 125 किलोमीटर्स का। सोनमर्ग घूमने के लिए हम तो चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन कुछ और ऑप्शंस की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप सोनमर्ग जाना चाहते हैं तो आप शेयरिंग टैक्सीज़ की सहायता भी ले सकते हैं। इस रूट पर टाटा सूमो और टवेरा जैसी गाड़ियाँ चलती है और कुछ लिमिटेड बसेस भी हैं जो सोनमर्ग आपको लेकर जाती हैं। फाइनली अब हम सोनमर्ग के मेन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, जो कि है सोनमर्ग वैली। यहाँ पर लिखा भी हुआ है आई लव सोनमर्ग, जहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। We love कश्मीर। सोनमर्ग का मेन अट्रैक्शन है थाजवास ग्लेशियर, जो कि सोनमर्ग से लगभग 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अभी आप हमारे पीछे एक माउंटेन देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर स्नो जमी हुई है और ऊपर कई सारे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं। ये है थाजवास ग्लेशियर, जहाँ तक जाया जा सकता है। यहाँ तक जाने के लिए आप स्नो बाइक या स्नो स्कूटर की सहायता ले सकते हैं, पोनीज़ की सहायता ले सकते हैं जो कि घोड़े होते हैं, और अगर आप बाय वॉक जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। सोनमर्ग में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ चारों तरफ जहाँ नजर आ रही है वहाँ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सोनमर्ग के एलिवेशन के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सोनमर्ग का अर्थ होता है सोने का मैदान, क्योंकि गर्मियों के दौरान यहाँ सोने के समान घास चमकती है। सोनमर्ग में कई सारे स्थान हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर है ज़ीरो पॉइंट, जो कि कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर पॉइंट है। जोजिला पास यहाँ पर है, यहाँ है वॉर मेमोरियल, और साथ ही है बालटाल बेस कैंप, जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आप यहाँ विंटर्स के समय आते हैं तो ज़्यादा बर्फबारी होने की वजह से आगे का रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो आप अगर विंटर्स में आ रहे हैं तो आप सिर्फ थाजवास ग्लेशियर और सोनमर्ग वैली को ही देख पाएंगे, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। सोनमर्ग घूमने के लिए एक डे ट्रिप काफ़ी होता है, जिसमें कि आप सोनमर्ग घूम के वापस जा सकते हैं श्रीनगर में स्टे करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ कुछ होटल्स भी बने हुए हैं जहाँ पर रुका जा सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर होटल में, जहां हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे कश्मीर ट्रिप के तीसरे दिन का समापन होता है।
आज हमारा 4th डे है इस ट्रिप का। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं श्रीनगर से पहलगाम के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 90 किलोमीटर्स का। पहलगाम के लिए हम तो चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन कुछ और ऑप्शंस की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप श्रीनगर टू पहलगाम जाना चाहते हैं तो आप बस की सहायता ले सकते हैं या फिर शेयरिंग कैब की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि इस रूट पर टवेरा और टाटा सुमो जैसी गाड़ियाँ चलती हैं, जिनसे भी आप आसानी से पहलगाम तक पहुँच सकते हैं। पहलगाम जाने वाले रास्ते में कई सारी ऐसी दुकानें पड़ती हैं जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और केसर मिलती हैं। अगर आप चाहें तो केसर या ड्राई फ्रूट्स यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कश्मीर में एक ड्रिंक काफ़ी फेमस है जिसे बोला जाता है कश्मीरी कावा। इसमें 11 मसाले होते हैं और ड्राई फ्रूट्स किस करके डाले जाते हैं और स्पेशली इसमें केसर होता है। ये जो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है, ये केसर का कलर है जो ओरिजिनली इसमें डाला जाता है। अगर आप कश्मीर आते हैं तो कश्मीरी कावा ज़रूर ट्राई करें। अब हम पहुंच चुके हैं पहलगाम में। यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगा है। और अभी आप जो हमारे पीछे एरिया देख पा रहे हैं, ये मेन स्थान है पहलगाम का, जिसे पहलगाम वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो ये समुद्र तल से लगभग 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करें स्टे ऑप्शंस के बारे में कि पहलगाम में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो यहां पर कई सारे स्टे ऑप्शंस हैं। यहां पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारे होटल्स हैं। फ़िलहाल अभी हम हैं पहलगाम की मेन वैली में, जहां पर आप देखेंगे तो कई सारे होटल्स आपको लाइन से नज़र आएंगे। यहां पर ढाबे भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट्स। स्पेशली अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी यहां पर हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं और अपने बजट के हिसाब से यहां पर स्टे कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। पहलगाम में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इसका नाम है वाइट विला रिसॉर्ट, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं, उसका टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी स्पेशियस है और नीट एंड क्लीन है। इसमें छोटी बड़ी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है, जो कि हमारे स्टे को कंफर्टेबल बनाती हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन नॉर्मली अगर आप यहाँ रुकते हैं तो एक दिन का चार्ज लगता है 5,000 रुपीज़ का, जिसमें कि 2 लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। पहलगाम में अभी हम पहुंच चुके हैं टैक्सी यूनियन स्टैंड पर। पहलगाम के बारे में एक ख़ास बात है कि अगर आप यहाँ के साइट सीन करना चाहते हैं, सभी स्थानों को देखना चाहते हैं, तो आप अपनी खुद की गाड़ी यहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको टैक्सी यूनियन स्टैंड से ही एक गाड़ी लेनी होती है। यूनियन स्टैंड पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पर रेट्स मेंशन किए गए हैं कि आप कौन सी गाड़ी लेते हैं। जैसे कि अगर आप इनोवा लेते हैं तो इसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक छोटी गाड़ी लेते हैं जैसे कि इको या वैन लेते हैं तो उसके चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। और जो पॉइंट आप कवर करना चाहते हैं उन सभी के हिसाब से यहाँ पर रेट्स मेंशन किए गए हैं। पहलगाम के साइट सीन्स करने के लिए अभी हमने ये गाड़ी बुक करी है यूनियन से, जिसका चार्ज लगा है 1950 रुपये का, क्योंकि हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जो कि है आरू वैली और बेताब वैली। यहाँ पर एक और ख़ास पॉइंट है जिसका नाम है चंदनवाड़ी। वो फ़िलहाल ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से खुला नहीं है, इस वजह से हम वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। पहलगाम में अब हम आ चुके हैं बेताब वैली को एक्सप्लोर करने, जिसका डिस्टेंस पहलगाम सेंटर से लगभग 7 किलोमीटर्स का है। बेताब वैली को देखने का टिकट शुल्क लगता है 100 रुपीज़ पर पर्सन का। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है बेताब वैली। अगर आप चाहें तो यहाँ कुछ अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। फ़िलहाल जिस समय हम बेताब वैली को एक्सप्लोर करने आए हैं, यहाँ पर हो रही है स्नोफॉल, जिसका नज़ारा
बहुत ही खूबसूरत है। ये एक्सपीरियंस एक लाइफ मूवमेंट बन जाता है जब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार के माहौल में आते हैं। बेताब वैली वैसे जानी जाती है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, जो कि यहाँ से दूर दूर तक नज़र आता है। बेताब वैली का नाम बेताब फिल्म के नाम पर रखा गया है, जो कि सनी देओल और अमृता सिंह की एक प्रसिद्ध फिल्म थी जो कि यहाँ पर शूट की गई थी। उसी वजह से इसका नाम बेताब वैली रखा गया है। पुराने समय में इसका नाम था हुगन वैली। बेताब वैली एक रोमांटिक और सिनेमैटिक प्लेस है। यहाँ आकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, बहुत अच्छी रील्स बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का बेहतरीन नज़ारा नज़र आता है। बेताब वैली के टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो ये सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाती है और शाम को 4:30 बजे तक ओपन रहती है। इस दौरान आप इस खूबसूरत वैली को विज़िट करने आ सकते हैं। पहलगाम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर अब हम पहुंच चुके हैं आरू विलेज में। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है आरू। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कई सारे घर बने हुए हैं यहाँ पर, और ये जो विलेज है ये एक वैली में पड़ता है जिसे आरू वैली के नाम से जाना जाता है। आरू वैली को एक्सप्लोर करने के लिए हम जिस महीने में आए हैं ये महीना है जनवरी का, जिस दौरान आप यहाँ देख रहे होंगे कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी वाइट प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुकूनदायक माहौल है और फिलहाल यहाँ हो रही है स्नोफॉल, जिसका नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन अगर आप इस वैली को एक्सप्लोर करने के लिए गर्मियों के टाइम आते हैं तो आप इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर पोनीज चलते हैं, यानी कि घोड़े चलते हैं, जिनसे इन पॉइंट्स पर आप जा सकते हैं। इनके चार्जेस कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब पहलगाम में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर में हम दर्शन के लिए आ चुके हैं, जिसका धार्मिक और पौराणिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ पर गणेश जी का जन्म हुआ था। यहीं पर गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था। इस मंदिर का नाम है ममलेश्वर महादेव मंदिर, जिसका डिस्टेंस पहलगाम सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर्स का है। इस मंदिर के दर्शन के टाइमिंग के बारे में बात करूं तो ये सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए ओपन रहता है। ममलेश्वर महादेव मंदिर को अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव भी कहा जाता है। जब अमरनाथ यात्रा खुलती है तो कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर 2 मुंह का नंदी है जो कि विश्व में यहीं पर हैं, जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। पहलगाम में हम चंदनवाड़ी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इस बार बर्फ़ ज़्यादा गिरने की वजह से चंदनवाड़ी का रास्ता ब्लॉक हो गया है। इस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन चंदनवाड़ी का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंदनवाड़ी ही वो स्थान है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। चंदनवाड़ी अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, जहाँ से अमरनाथ गुफा का डिस्टेंस है लगभग 32 किलोमीटर्स का। पहलगाम में अगर आप चाहें तो बाइसरन वैली के लिए भी जा सकते हैं, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स आते हैं जिन्हें भी आप कवर कर सकते हैं। पोनी राइड से जिन स्थानों को देखा जा सकता है उनकी लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है और साथ ही उनके रेट्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जो कि अभी बंद हैं, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जैसे कि यहाँ बाइसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, उसे नहीं देख सकते हम। कश्मीर वैली को नहीं देख सकते। जो पॉइंट खुले हैं वो है 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का, जिनके रेट्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब हम अपने पहलगाम होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे कश्मीर ट्रिप के 4th डे का समापन होता है। आज हमारे कश्मीर ट्रिप का 5वां दिन है और हम चल रहे हैं पहलगाम से श्रीनगर के लिए, जहां आज हमारा नाइट स्टे होगा हाउस बोट में और हम एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर को।
हाउस बोट में आने और जाने के लिए शिकारा टैक्सी की सहायता ली जाती है। शिकारा के थ्रू ही हम हाउस बोट तक पहुंच सकते हैं और अगर हमें यहां से वापस जाना है तब भी हमें शिकारा टैक्सी की सहायता लेनी होती है। इसी में हमारा सामान भी लाया जाता है, जो भी हम लगेज लाते हैं वो भी शिकारा टैक्सी में ही लाया जाता है। इसका नॉर्मली किराया लगता है 200 रुपीज़ आने के लिए और अगर वापस जाना है तो उसका भी 200 रुपीज़ चार्ज लगता है। लेकिन अगर आपने हाउस बोट बुक करी है तो इसका जो किराया है वो हाउस बोट वाले ही पे करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी हाउस बोट में। हाउस बोट कुछ इस प्रकार की बोट होती है जिसके अंदर रुका जा सकता है, इसके अंदर नाइट स्टे किया जा सकता है। हाउस बोट के अंदर चलने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा कि हाउस बोट यहाँ पर 2 स्थानों पर होती है। एक तो आप डल लेक में चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं और एक आप रुक सकते हैं नगीन लेक पर, जहाँ पर अभी हम हैं। हाउस बोट अलग अलग कैपेसिटीज़ की हो सकती हैं, जैसे कि एक हाउस बोट में 2 रूम भी हो सकते हैं और 5 रूम भी हो सकते हैं। जिस हाउस बोट में हम रुक रहे हैं इसमें 3 रूम्स हैं। ये है हमारा हाउस बोट रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लग्जीरियस है और काफ़ी स्पेशियस रूम है। कुछ इस प्रकार का रूम होता है हाउस बोट में। इसमें हॉट एसी की सुविधा दी जाती है और सबसे बड़ी ख़ास बात कि हाउस बोट के रूम में एक अटैच वॉशरूम की फैसिलिटी दी जाती है। अब हाउस बोट में चेक इन करने के बाद हम चल रहे हैं श्रीनगर को एक्सप्लोर करने। अब आ चुका है श्रीनगर का दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन, जिसका नाम है मुगल गार्डन निशात, जिसे निशात बाग के नाम से जाना जाता है। इस मुगल गार्डन को देखने का टिकट शुल्क लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसके डिस्टेंस के बारे में बात करें तो लाल चौक, जो कि श्रीनगर का सिटी सेंटर माना जाता है, वहाँ से इसका डिस्टेंस है लगभग 11 किलोमीटर्स का। निशात बाग की सबसे बड़ी खास बात है इसकी लोकेशन, क्योंकि जिस स्थान पर ये बना हुआ है यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा नज़र आता है। और साथ ही सबसे बड़ी खास बात, निशात बाग डल लेक के बिल्कुल सामने बना हुआ है, तो यहाँ से डल झील का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और ये लोकेशन बहुत ही अच्छी फोटोजेनिक लोकेशन बन जाती है। जब आप यहाँ आते हैं तो बहुत ही अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। निशात बाग सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम 6:30 बजे तक ओपन रहता है। इसे देखने में आपको आधे से 1 घंटे का समय लगेगा। अब श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े मुगल गार्डन को हम देखने आए हैं, जिसका नाम है शालीमार गार्डन, जिसका डिस्टेंस लाल चौक यानी कि श्रीनगर सेंटर से लगभग 15 किलोमीटर्स का है। शालीमार गार्डन को देखने का टिकट चार्ज लगता है 30 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसको देखने की टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और शाम 6:30 बजे तक ओपन रहता है। शालीमार बाग को जिस महीने में हम घूमने आए हैं, ये महीना है जनवरी का, और इस दौरान आप देखेंगे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर समर्स के टाइम पर आते हैं, स्पेशली अप्रैल से जून के महीनों में आते हैं, तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी, कई सारे फ्लावर्स नज़र आएंगे और बहुत ही सुंदर सा ये गार्डन नज़र आएगा, जिसके साथ आप बहुत ही अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। अब श्रीनगर के प्रसिद्ध श्री शंकराचार्य मंदिर में हम दर्शन के लिए चल रहे हैं, जिसका डिस्टेंस श्रीनगर सेंटर से लगभग 9.5 किलोमीटर्स का है। इस स्थान तक बाय व्हीकल बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन व्हीकल जहां हमें ड्रॉप करता है उसके बाद मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 240 स्टेप्स यानी कि 240 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर जाना होता है।
अब सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँच चुके हैं श्री शंकराचार्य मंदिर के बिल्कुल पास में। सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10-15 मिनट में आप आराम से सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। और ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ पर बहुत ही बड़ा शिवलिंग विराजमान है भगवान शिव का, जिनके दर्शन के लिए हम यहाँ आते हैं। श्री शंकराचार्य मंदिर की टाइमिंग की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। मंदिर सुबह 7:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 4:30 बजे तक ओपन रहता है। इस दौरान आप मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। श्री शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर के सबसे टॉप वाले सिरे पर स्थित है। इस वजह से जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे श्रीनगर का बेहतरीन नज़ारा। यहाँ से श्रीनगर 360 डिग्री के अंदर देखा जा सकता है और यहाँ पर खड़े होकर आप बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इन सभी स्थानों के अलावा आप श्रीनगर में एक्सप्लोर कर सकते हैं चश्मा शाही मुगल गार्डन, जो कि श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल गार्डन है और अपने मीठे पानी के झरने के लिए जाना जाता है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं परी महल को, जो कि चश्मा शाही से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है और एक काफ़ी सुंदर गार्डन है। इसके अलावा श्रीनगर में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़ीरो ब्रिज, SPS म्यूज़ियम, हज़रत बल श्राइन, लाल चौक, बॉटेनिकल गार्डन एंड ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये साल में लगभग 1 महीने के लिए ही ओपन किया जाता है और वो महीने होते हैं मार्च और अप्रैल के। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के फर्स्ट हफ्ते में इस ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत की जाती है। विजिटर्स यहाँ पर आ सकते हैं और 1 महीने तक यहाँ पर फ्लावरिंग सीजन होता है, जिस टाइम पर आप यहाँ पर कई सारे ट्यूलिप फ्लावर्स को देख सकते हैं। अब हम अपने हाउस बोट पर वापस आ चुके हैं। ये हाउस बोट स्टे हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन अगर आप यहाँ नॉर्मली रुकना चाहते हैं तो 1 दिन का कॉस्ट लगता है लगभग 5000 रुपीज़ का, जिसमें कि 2 लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है। हाउस बोट में अब सवेरा हो चुका है और हम आ चुके हैं हाउस बोट के डाइनिंग एरिया में, जहां पर हमारा ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है। ब्रेकफास्ट में पोहा है, ब्रेड बटर है और टी कॉफ़ी है, जो आप लेना चाहें। हमारे इस कश्मीर टूर का कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कश्मीर में जहाँ पर भी हम गए सभी लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। जो भी लोग हमें मिले उन सभी ने बहुत अच्छे से बिहेव किया और कश्मीर की जो मेहमान नवाजी थी वो बहुत अच्छी थी। अभी फ़िलहाल हमारे साथ हमारे ड्राइवर सर हैं, जिनका नाम है शौकत सर। इनका भी नेचर बहुत अच्छा था। इन्होंने हर जगह प्रॉपर्ली हमें गाइड किया, सभी प्लेसेस को अच्छे से दिखाया और बहुत बढ़िया स्वीट नेचर था। अगर आप कश्मीर टूर पर आते हैं और आपको मौका मिलता है तो आप शौकत सर के साथ घूमें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कश्मीर घूमने के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ बर्फ़ देखनी है तो दिसंबर से लेकर मार्च का महीना सही माना जाता है। और अगर आपको ग्रीनरी देखनी है और बहुत सारे फूल देखने हैं तो समर सीज़न यानी कि गर्मियों का सीज़न बेस्ट माना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कश्मीर घूमने का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 5 नाइट्स 6 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो सभी साइट सीन्स हमने किए वो प्राइवेट कैब की सहायता से किए, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 51,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 25,500 रुपीज़ का। लेकिन ये टूर पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 22,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर आप इस सेम टूर के लिए 6 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग 21,000 रुपये का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा।
एक और ऑप्शन है जिससे कि ये पैकेज आपके लिए और सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप गुलमर्ग में स्टे ना करें, गुलमर्ग का सिर्फ आप डे ट्रिप रखें और स्टे करें श्रीनगर में, और जो होटल्स आप चूज़ कर रहे हैं स्टे के लिए, अगर आप उनको 3 स्टार कैटेगरी के या फिर थोड़े बजट होटल्स अगर रखते हैं अपने पैकेज में, तो ये पैकेज आपके लिए और सस्ता पड़ सकता है। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली, कंपनी ट्रस्टेड है। अगर आप चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना कश्मीर टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है कश्मीर और कश्मीर घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा एक्सपीरियंस कश्मीर में काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।